अच्छा जी, एक सवाल है कि मैं अगर ईयर एंड पे खड़ा हूं और पहले सवाल चलें पढ़ लें, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। आ जाएं पेज 380। क्वेश्चन 3 का पॉइंट 3 जरा पढ़ें। हाइब्रिड में क्या आना जाना हो रहा है, जल्दी कर लें जो भी। क्या इसी बंदा भेज देता हूं, आप बैठे सवाल पढ़। भाई वो जाओ जरा देखो क्या इशू है। साइड पे कर दो, साइड पे कर दें, बाद में उठा लीजिएगा। ऐसे किसी बच्चे के सर ओएल हैज इंपोर्टेड 7000 यूनिट्स ऑफ मेडिसिन। ओएल ने इंपोर्ट किए हैं 7000 यूनिट्स ऑफ मेडिसिन। प्लीज सवाल खोले ना हाइब्रिड में, पेज 380। क्या इशू है बताएं उनको जल्दी। एसी ओएल हैज इंपोर्टेड 7000 यूनिट्स ऑफ मेडिसिन एट अ कॉस्ट ऑफ 70 मिलियन। निकालें पर यूनिट कॉस्ट रहा 10,000 रुपया। एक्सेलेंट माय डियर। तो पर यूनिट कॉस्ट इज ₹10,000। पिछले सवाल में कितनी थी कैलकुलेटर में? 500 रुपया। पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी? 500 रुपया। 70 मिलियन को ऐसे बस लिख लेना कैलकुलेटर पे, 70 मिलियन डिवाइडेड बाय 7,000। हाउएवर इन नवंबर 2018, लेकिन साल खत्म होने से 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, जो भी समझ लें, अ स्टडी वॉज पब्लिश इन अ मेडिकल जर्नल। मेडिकल जर्नल में एक स्टडी आई है जिसने बताया कि एक ऑल्टरनेट मेडिसिन आ रही है, यानी कोरोना की वो वैक्सीन जो हमने 10,000 की खरीदी थी, तो वो किसी और मुल्क वालों ने इससे भी अच्छी बना दी है, और मच बेटर। साल के एंड पे वैसे हमारे पास 5,000 ही पड़े हैं, 2,000 बिक गए हैं, तो टेंशन किसकी है फिर? 5,000 की या 2,000 की या 7,000 पूरे की? 5,000 की। साल के एंड पे 5,000 पड़े हैं। पिछले सवाल में भी अनसोल्ड स्टॉक दिया हुआ था। साल के बाद इसमें से 4,000 बिक गए हैं 8,000 के। साल के बाद बहुत सस्ते बिके हैं, जैसे पिछले सवाल में 500 वाली चीज 350 की पता नहीं बिक रही थी, तो साल के बाद 4,000 बिक गए हैं 8,000 के। दिस इज IS-10। IS-10 है। IS-10 ये कहता है कि अगर असल में देखें प्रैक्टिकली होता ही है कि 31 दिसंबर 18 है ना, तो आमतौर पे मार्च अप्रैल 2019 तक गेम पहुंच ही जाती है हमारे साल के अकाउंट्स फाइनल होते होते। 2-3 महीने 4 महीने लोगों को लग जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है 25 जनवरी को। अच्छा, IS-2 चाहता क्या है? IS-2 चाहता है कि आप 31 दिसंबर को खड़े होकर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालो। IS-2 ये चाहता है कि आप 31 दिसंबर को खड़े होकर क्या निकालो? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर अल्लाह का शुक्र है अगले साल जनवरी में, अभी हमारे अकाउंट्स हमारे हाथ में हैं, यूजर तक तो मार्च अप्रैल में जाने हैं, तो ये तो फरवरी में ही 25 दिनों बाद ही पता चल गया कि इसकी प्राइस 8,000 है। तो क्या एस्टीमेट 31 दिसंबर को निकालें, या अभी हमारे अकाउंट्स हाथ में है, एस्टीमेटेड से भी बेहतर फिगर पता चल गई है? ये तो तकरीबन एक्चुअल फिगर ही पता चल गई है, लेकिन 31 दिसंबर को खड़े होकर हम कह सकते हैं कि ये फ्यूचर की फिगर है। तो एनआरवी लॉस यही कहता है कि फ्यूचर की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लो।
तो पहला सवाल तो ये हो गया, इस 4000 को इग्नोर नहीं कर, इस 8000 को इग्नोर नहीं करना, इसे कंसिडर करना है। ये नहीं कहना कि ये अगले साल की फिगर है, या IAS 10 में आपको पढ़ाया जाएगा। मेरा सवाल यह है कि मैं एनआरवी लॉस 4000 यूनिट्स पे बुक करूं या 5000 पे? अच्छा चले 4000 8000 के बिक गए हैं, बाकी 1000 इंशाल्लाह अगले साल ही बिकने हैं ना कभी, वो कितने के बिकेंगे? वो भी 8000 के बिकेंगे। ये तो आएगा, उन्हें बोंगी मारी के 5000 में से 4000 बिक गए, 1000 नहीं बिके, तो वो भी तो बिकने हैं, उनको भी एनआरवी लॉस से ना करें या उनको भी गुजारें? अच्छा उनकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दी नहीं, तो बोंगे जब 4000 चीजें 8000 की बिकी हैं, तो जो 1000 रह गई हैं वो हो सकता है अभी बिकी ना हो, वो भी बिकी जानी है। वो कितने की बिक जानी है? वो भी जो है इतनी की बिकनी है। तो इसलिए 4000 से धोखा ना खाएं। बस व्हाट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? तो एनआरवी IS2 कहते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। तो मैं मान रहा हूं कि ये एक्चुअल डाटा है, वर सोल्ड ऑल्सो पेड, मैं मान रहा हूं ये एक्चुअल डाटा है, लेकिन 31 दिसंबर को खड़े होके तो ये एक अंदाजा ही था ना। तो इसलिए बेहतर है कि अगर अगले साल कुछ डाटा एक्चुअल आ जाए तो एस्टीमेट्स उसी की बेस पे करें आप। अब तो कुछ भी नहीं रह गया, एनआरवी निकाल लें, कॉस्ट भी निकाल लें। कॉस्ट यार की हो रही है तीनों, कॉस्ट 5000 यूनिट्स इंटू 10,000 पर यूनिट, 50 मिलियन। अल्लाह अकबर। अच्छा व्हाट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। कॉस्ट टू रिपेयर तो चलें छोड़ें, सवाल में है ही नहीं, ऐसे ही परेशान करें अपने आप को। तो 14 मिलियन का लॉस रिकॉर्ड कर देंगे, नोट करो। अच्छा इसमें ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है, इसके अलावा कोई ऐसी मेडिसिन है? ये 5000 के अलावा जो हमने अगले साल 3-4 महीने तक खरीदने का पक्का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है, और इसमें बस वो जो पहला पोर्शन था पिछले सवाल वाला एनआरवी लॉस तक ही महदूद है। लेकिन ये अच्छी बात है कि एनआरवी लॉस में एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेते हैं, लेकिन सवाल वाले ने अगले साल की एक्चुअल सेलिंग प्राइस ही दे दी, वही हमारे साल के एंड पे एस्टिमेटेड समझ के सवाल सॉल्व होगा। एस्टिमेटेड वाली फिगर एक्चुअल मिल जाए तो और क्या चाहिए। अच्छा जी, चले माय डियर, क्वेश्चन 2 का 2 करें। वो रिस्ट्रक्चरिंग का पेज साथ खोल के रखें, वो पेज नंबर मुझे बता दें। और ये फिगर्स पे पैरा नंबर लिखें। पेज नंबर कौन सा रिस्ट्रक्चरिंग का? कौन सा? 331। तो ये फिगर्स पे पैरा नंबर लिखें जरा, कौन सी फिगर क्या क्या है।
हमारा साल खत्म होने से 2 महीने पहले या 7 महीने पहले, 30 जून है ना, 2 महीने पहले अभी तो डिसीजन हुआ है कि रीजनल ऑफिस को मुल्तान से लाहौर में शिफ्ट करेंगे। डिसीजन तो कुछ नहीं होता, आगे चलें। इन दिस डिटेल फॉर्मल प्लान वाज अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ फॉर्मल। ठीक है ना, हो गया भाई, जून में हो गया अनाउंस सब कुछ। तो अगर जून में सब कुछ हो गया है तो हो मेरी बुला से। नहीं नहीं, इट इज़ नॉट सो, वाई आर यू सो अजीब। हाँ, अब मैं लिखवा नहीं रहा आपको, इससे इस तरह आप लिख के आएंगे, अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एंड ओनली व्हेन की जगह लिखेंगे बिकॉज देयर इज अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान हैज बीन मेड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग and it has raised a valid expectation in those affected because it is announced in the month of June. So thereby creating a constructive obligation। ये ऊपर अगर आपने लिख दिया constructive obligation तो बस काफ़ी है। ये पैरा लिख के आएंगे पहले, पैरा नंबर 72, तो announced की वजह से पैरा 72 लिख के आएंगे। The plan is to complete the relocation by दिसंबर 2019। ठीक है, कोई मसला नहीं। हम कहाँ खड़े हैं? 23-19। रीस्ट्रक्चरिंग में करना क्या है? अपना ऑफिस मुल्तान से कहाँ लेके जाना है? लाहौर में। तो हो सकता है फिर लाहौर के अंदर इतने बंदों की ज़रूरत ना हो, तो अगले साल 31 दिसंबर 19 तक हमने रीलोकेशन को मुकम्मल करना है। 6 महीने का टाइम है हमारे पास। तो रिलेटेड कॉस्ट हैव बीन एस्टिमेटेड, माय डियर, आई एम स्टैंडिंग हेयर, और ये खर्चे इस दिन होने हैं, तो 6 महीने बाद खर्चे होने हैं। तो इस दिन मैंने जाने वालों को 20 देना है। सो a provision shall be recorded for an expenditure of redundancy cost because these are necessary for restructuring and not associated with ongoing। ये 2 लाइनें आई कैप नहीं लिखता, आई कैप सिर्फ इतना सा लिख के आ रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन शेल बी रिकॉर्डेड फॉर रिडंडेंसी कॉस्ट्स, लेकिन ये नीचे वाली 2 लाइनें भी लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो पैरा नंबर 80, ये रीस्ट्रक्चरिंग आज मुफ्त के मार्क्स होते हैं। आगे कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफिस फ्रॉम लाहौर, वो उधर फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर, तो रीट्रेनिंग और रीलोकेटिंग और कंटिन्यूइंग स्टाफ, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम, इसी कैटेगरी के अंदर आप इसको कहीं गिरा दें। तो जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना ये रीस्ट्रक्चरिंग के लिए नहीं, ये फ्यूचर बिजनेस के लिए हेल्प करेगा। हाँ, ये फ्यूचर बिजनेस के लिए हेल्प करेगा। तो द कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑफिस इक्विपमेंट टू लाहौर एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, देयरफॉर नो प्रोविजन विल बी रिकॉग्नाइज्ड। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज एग्रीइंग टू रीलोकेट, एग्रीइंग टू रीलोकेट, ये भी फ्यूचर बिजनेस में हेल्प करेंगे। इनको निकालने के पैसे नहीं दिए, इनको दूसरी जगह भेजने पे मनाया, मान नहीं रहे थे। सो a restructuring provision does not include the cost relating to relocation of continuing staff because these expenditure relate to future conduct of business. So no provision will be recorded for this as well. अच्छा, ये तो मैंने आपको कहीं नहीं पढ़ाया, ये इसने बीच में डाला हुआ है। सैलरी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑपरेशन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज द रीलोकेशन, तो ये तो ऑब्वियसली यह रीलोकेशन को देख रहा है। तो जब रीलोकेशन को देख रहा है तो फिर तो वैसे ही कोई सवाल अराइज नहीं हो सकता कि ये जो है वो हमारी उस कॉस्ट के अंदर आए। और दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल से अगर ये रिडंडेंसी को भी देख रहा होता और इसको एग्जिस्टिंग तनख्वाह इसकी दी जाती, फिर भी हम इसकी प्रोविजन ना बनाते, क्योंकि ये तो देनी ही देनी थी। अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट दी जाती, एक्स्ट्रा सैलरी उसको रिडंडेंसी के लिए, वो फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ जाती। लेकिन ये तो वैसे ही रिलोकेशन के लिए, तो इस पर तो बहस करने की जरूरत ही नहीं। A provision for restructuring is to be recorded as formal restructuring plan has been finalized and approved by management. Formal announcement was made prior to 30 June. However, a provision should only be made for redundancy cost of 20 million as it pertains to closing of Multan unit. Cost of moving machinery to Lahore and
compensation to employees agreeing to transfer to Lahore relate to future conduct of business and not an ongoing business should not be recorded in the year ended 30/6/2019. अमाउंट्स लिखनी चाहिए थी उसको. सैलरी ऑफ शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज इट इज़ नॉट एक्स्ट्रा कॉस्ट एंड वुड बी इनकर्ड व्हेन रीलोकेशन टेक्स प्लेस और नॉट. और ये कॉस्ट तो होनी ही होनी है चाहे रीलोकेशन हो या ना हो. लेकिन ये भी तो बात है ना कि रीलोकेशन का अगर होता भी ये खर्चा फिर भी हम इसको कॉस्ट में ना डालते, क्योंकि रीलोकेशन के कोई भी खर्चे हम कॉस्ट में नहीं डाल रहे वाइल मेजरिंग प्रोविजन. तो ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मैनेजर में अगर ये वाली लाइन लिख के आनी हुई, ये वाली लिखाइएगा कि इट इज़ नॉट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट. तो छोटा सा यहीं लिख लें ताकि याद भी रहे. नॉट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट. कौन सा सवाल है? मेंटल कॉस्ट. नॉट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, देयरफॉर नो प्रोविजन विल बी रिकॉग्नाइज्ड. एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 20 मिलियन से. बस ये एंट्री होगी हमारे साल में. जनरल एंट्रीज लिखते रहें साथ साथ. ओके ये तो हो गया हुआ है. पेज 383 क्वेश्चन 8 का सी. पढ़ के देखें कि आपने क्या कंक्लूजन ड्राइव किया और किस लाइन से आपको क्या समझ आया, फिर बाद में मुझे क्या समझ आया. पॉज करो. 14 अक्टूबर क्या है माय डियर? साल ख़त्म होने से 3 महीने पहले. डिसीजन तो छोड़ें, सक्कर से कराची जाना है. इन दिस रिस्पेक्ट डिटेल प्लान वाज अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट. फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट वाज मेड ऑन. हमारा साल बस हो गया ना. तो पैरा नंबर 72 तो लिख के आना पड़ेगा. पैरा 72. ZL हैज प्लान टू कंप्लीट द रिलोकेशन बाय द एंड ऑफ जून 2015. वही 6 महीने बाद, जून 2015, 6 महीने बाद. द रिलेटेड कॉस्ट हैव बीन एस्टिमेटेड एज अंडर. रिडंडेंसी कॉस्ट, इसकी प्रोविजन बनाएंगे. रिलोकेशन ऑफ स्टाफ टू कराची, a restructuring provision does not include the relocation cost because these expenditure relate to future conduct of business. इसमें स्टाफ ट्रेनिंग इकट्ठी लिखिएगा ना. रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड द रिलोकेशन कॉस्ट एंड स्टाफ ट्रेनिंग बिकॉज दिस में रिलेट टू फ्यूचर. देयरफॉर नो प्रोविजन विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर 6.45 एंड 0.80. ये वही वाला 1.20. पेज नंबर 385. ऑन 20 दिसंबर 2011, साल ख़त्म होने से 10 दिन पहले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड. और अब दीवाने डिसाइडेड से कुछ नहीं होता. चल आगे दिखाएं. नहीं पढ़ा? ये से पूछें फिर ऊपर अलमारी में पता नहीं कहाँ. मैंने तो रखा था निकाल के. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू क्लोज डाउन द डिवीजन विच इंपोर्ट्स एंड सेल्स मोबाइल सेट्स. तो दिस डिसीजन वाज मेड पब्लिक ऑन पैरा 72. हाउएवर द बिजनेस वाज एक्चुअली क्लोज्ड ऑन 29 फरवरी. तो ठीक है, हमारा साल ख़त्म होने के 2 महीने बाद, फरवरी 2012. नेट कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद द क्लोजर वर एज फॉलोज. ये क्या है? नेट कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद क्लोजर वर एज फॉलोज. इधर तो कुछ और लिखा हुआ था. रिलेटेड कॉस्ट हैव बीन, क्योंकि 6 महीने बाद होनी थी ना, 6 महीने बाद होनी थी. इधर क्या लिखा हुआ था?
एस्टिमेटेड अंडर, ये क्या चक्कर है? कभी बता रहा है कि अगले साल में ये अंदाजन होंगी, और कभी बता रहे हैं कि हैव बीन इनकर्ड। ये क्या करें? है नेट कॉस्ट इनकर्ड, एस्टिमेटेड नहीं, इनकर्ड। पता नहीं हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा। नेट कॉस्ट इनकर्ड वर एज फॉलोस। मेरे भाई जब कभी काफ़ी जल्दी हो जाया करेगी ना रीस्ट्रक्चरिंग, तो अभी हमारे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में ही होंगी, तो इसलिए उसने लस लिख दिया नेट कॉस्ट इनकर्ड। जैसे थोड़ी देर पहले उसने IS 10 का एक कॉन्सेप्ट टेस्ट किया था आपसे, इन्वेंट्री उसने बताया था अगले साल 8,000 की बिक गई है, तो अभी 25 जनवरी का मतलब था 25 दिन गुजरे हैं, साल खत्म हुए हैं, हमारी चीज़ें हमारी हाथ में ही थी, तो अभी भी उसने 29 फरवरी को लिख दिया। तो अल्लाह का शुक्र है एस्टीमेट की बजाय एक्चुअल फिगर्स पता चल गई, इससे अच्छी और क्या बात है नेट कॉस्ट इनकर्ड। लेकिन अगर 7-8 महीने बाद रिस्ट्रक्चरिंग होनी होती तो फिर मेरे ख्याल से कभी नेट कॉस्ट इनकर्ड का लफ्ज़ नहीं लिखेगा पेपर में, फिर एस्टिमेटेड का लफ्ज़ लिखेगा। लेकिन ये तो अल्लाह का शुक्र है जनवरी फरवरी अभी गुजरा, तो हमारे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मार्च अप्रैल में फाइनल होती हैं, 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं। PTCL का ऑडिट हम करने जाते थे, 4-4 महीने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं फाइनल हो रही होती थी, तो ये तो अभी 3-4 महीने लगते हैं आमतौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल होते हुए। वो कंपनी लॉ में पता नहीं आपने डेट्स भी पढ़ी होंगी, वो काफ़ी आगे की डेट्स हैं, काफ़ी देर तक इजाज़त है, 120 डेज पता नहीं भाई कह रहे हैं, इस तरह की कोई बातें उसमें लिखी हैं, तो इजाज़त काफ़ी ज़्यादा होती है, 3-4 महीने की इजाज़त तो है, तो फिर क्या मसला है। तो अच्छा बहरहाल इससे फ़र्क नहीं पड़ना, इन एनी केस ये फ्यूचर कॉस्ट ही हैं, क्योंकि बिजनेस कब क्लोज हुआ है, बोले 29 फरवरी को। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारे साल खड़े होकर इनकी लाइबिलिटी बुक करनी है या नहीं, तो जी बिल्कुल बुक करनी है, बिकॉज इट इज़ अनआउंस्ड, किधर लिखा, डिसीजन वॉज मेड पब्लिक, तो इसकी प्रोविजन बनाएंगे। बुरा क्यों मना रहा है तू, लिख क्यों नहीं रहा? ये तो बच्चों में आदत होती है कि छुट्टी करनी है, आप तो काम करें ना अपना, आपको तो सुबह शाम चलाएं, रात चलाएं, दिन चलाएं, आपसे जूम मीटिंग करें, जो मर्ज़ी करें, आपको गूगल मैप्स की तरह कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसे भी जब रात को 2 बजे चला लो तो कहता है टर्न राइट, सोया होता है बंदा, चलाए टर्न राइट। अच्छा जी, शायद दाई करवट लेने का कह रहा हो, ओके। माशाल्लाह आपके साथ वाला पूरी सुन्नतों का एहतमाम करता है, बिस्तर झाड़ के सोता है माशाल्लाह, काफ़ी यानी चलती फिरती सुन्नत वाली ज़िंदगी है। दो तीन किताबें हैं, उनको इकट्ठा करके पढ़ें तो सारी सुन्नतें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी उसमें जमा हो जाती हैं। जल्दी बताएं माय डियर, क्या करें इसका, अगली का क्या करें? क्या करें क्या करें क्या करें क्या ना करें? प्रोविजन बना लें। चलो अगले पॉइंट की बताओ। स्टाफ ट्रेनिंग की नहीं बनानी? ये क्या है? ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम 1 जुलाई 11 टू, बोलें 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 यार वो बैग तो उधर ही पड़ा हुआ था, रिकॉर्डिंग देख लो। तो ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम 1 जुलाई 2011 टू क्लोजर ऑफ डिवीजन, इसका क्या करें? जल्दी बोलें भाई, कोई कोई लफ्ज बोले ना, कोई पैरा बोलें। पैरा 82 की आवाज आई है जी, वेल डन। पैरा 82, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम 1 जुलाई 11 टू 29 फरवरी 12। ऑपरेट किया तो लॉस आया, ऑपरेट ना करते तो लॉस ना आता। बेहतरीन तरीका इसका वही है जो आजकल आईकैप करे, उस तरह लिख दीजिएगा। IS 37 प्रोहिबिट्स द रिकॉर्डिंग ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन मायरिंग प्रोविजन। या फिर इस तरह सिंपल लाइन में लिखा है, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस की प्रोविजन नहीं बनाई जाती। ट्रेनिंग वाला पैरा तो 81 था।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग मोबाइल सेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग मोबाइल सेट्स विद इन रिस्पेक्ट टू क्लोजर ऑफ डिवीजन, जब डिवीजन क्लोज हो रहा था तब कोई मोबाइल सेट प्रॉफिट पे बिके। फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल इन्वेंट्री का गेन ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल है ना, हमारे साल के एंड पे खड़े हो गए, वो तो अगले साल जल्दी रिस्ट्रक्चरिंग होगी तो एक्चुअल डिस्पोजल होगी। आर नॉट कंसिडर्ड इन मेजरिंग अ प्रोविजन, क्या मैंने जो जाने वालों को 1.5 मिलियन देने हैं उसके बदले क्या मुझे जो 0.5 मिलियन मिलने हैं, क्या मैं इसको नेट कर लूं? इसको नेट करने की इजाजत नहीं है। पैरा नंबर 83, 1.95 का तो कुछ नहीं करना, बस एक ही एंट्री होगी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। जी माय डियर, 2 का 1, छेती दसो घर भी जाने सारिया ने। 2 का 1, साल खत्म होने के 10 दिन बाद, अच्छा यार इसको छोड़ें, ये 10 दिन बाद का कोई मसला नहीं है, साल खत्म होने के 10 दिन बाद। YS 10 में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा कि साल खत्म होने के बाद भी हमारे खिलाफ केस हो जाए, लेकिन पंगा हमने हमारे साल में लिया हो तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। ऑन 10 जुलाई 2019 ओनर ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग, ये साथ वाली बिल्डिंग ही थी, इस ओनर आ गया, फाइल्ड अ केस अगेंस्ट आवर कॉलेज, उसने हमारे कॉलेज के खिलाफ केस कर दिया जिसमें उसने कितने रुपए मांगे हैं, कितने करोड़, करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़, जिसमें उसने 5 करोड़ रुपया मांगा है। क्लेम इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सीवियर डैमेजेस टू हिज बिल्डिंग, कहते हैं मेरी बिल्डिंग को डैमेज ड्यूरिंग अ फायर इंसिडेंट इन, तुम्हारे अंदर आग लगी जिसकी वजह से मेरे बाहर आग लग गई, सॉरी इन जून, आग कब लगी, मेरा सवाल भी है, आग कब लगी? जून में। यह आग बहुत खतरनाक होती है, फुल स्टॉप। ही इज ऑफ द व्यू डैट, ही कौन है? डेट TL वॉज नेग्लिजेंट, साथ वाली बिल्डिंग का ऑनर कहता है कि इसमें तुम्हारा कसूर है क्योंकि तुमने फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगाए हुए थे, वरना आग लगना क्या, तीली लगते ही सायरन बजने लग जाते हैं बड़े इदारों के अंदर। बस तीली लगा के तो देखो, लोगों की हिम्मत नहीं होती वहां सिगरेट लेके जाने की, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो तीली लगाती ही सायरन बजने लग जाते हैं। तुम लोगों का मसला था। लॉयर का ख्याल है कि हाई चांस है कि हम नेग्लिजेंट होंगे। आप बता दें 70% प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? पॉसिबल या प्रोबेबल या रिमोट? करंट आ रहा है भाई, प्रोबेबल दैट वी वुड बी फाउंड नेग्लिजेंट। अच्छा, अमाउंट रिलायबल एस्टिमेट वो फिर आप, मैं देख लेता हूं कितना है, लेकिन ये प्रोबेबल के लिए था और ये रिलायबल एस्टिमेट। 50 का नहीं 70% को कहीं नहीं यूज करना माय डियर, 70% को कहीं नहीं यूज करना। 70 की कहानी ये है कि अगर 50% से ज्यादा चांस है केस हारने का तो फिर आप प्रोविजन बना लें, प्रोविजन बना लें।
पास जर्नल एंट्री का मतलब होता है कि रिकॉग्नाइज, प्रोविजन बना लें। तो प्रोविजन कितने की बनानी है? 20 की। लिखा ही है कि 30 के बारे में, इतनी क्या कंजूसी। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी, लिखा ही है कि छोटा सा इसके बारे में भी, सवाल वाले ने तो नहीं बताया। तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि जज साहब का कोई पता नहीं, जज साहब का आपको पता है आजकल वैसे ही नहीं पता होता, तो जज साहब का कोई पता नहीं, कोई भी फैसला सुना दें। सो इसलिए बाकी के बारे में भी लिखाइएगा। ज़रा देखते हैं आई के बाकी 30 के बारे में लिख के आ रहा है या नहीं। तो अंग्रेजी, हाउ टू राइट डाउन, देयर इज अ प्रोविजन विल बी रिकॉर्डेड ऑफ ₹20 मिलियन एज ऑन 30 जून 2019 बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट विच इन दिस केस इज फायर, देयरफॉर एज पर लॉयर इट इज प्रोबेबल that amount required, as per lawyer 70% probability that amount will be paid, therefore it will be considered as probable. So a provision will be required for a reliable estimate of ₹20 million. तो हाउ टू राइट डाउन वाले में से मैंने बोला है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो याद नहीं किया तो ऑब्वियसली उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, कंपनी तो पढ़ा के जिम्मेदारी नहीं लेती। तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं भाई। आप लोगों के आखिरी दिन कैसे गुजरे हैं, आप लोगों ने LBDN किया है, लुक बिजी डू नथिंग किया है, ये क्या किया आप लोगों ने, ये सारा डिपेंड करता है आपके आखिरी दिनों में। फिर पेपर में आपने कैसा परफॉर्म किया है। रिगार्डिंग उसमें इस तरह लिखाइएगा ना। चलो 3 चीज़ें खोल के रख लेते हैं, डायग्राम भी खोल लेते हैं, हाउ टू राइट डाउन भी खोल लेते हैं। भाई जब 45 मिनट पूरे होने वाले हों तो आपने 5 मिनट पहले मुझे बता देना, आपको फ्री कर देना है अब, ताकि आप साथ वाले से फ्री हो जाएं। नहीं 2 मिनट तो नहीं रह गए, हमने 10 पे शुरू किया था तो 35 हो गए ना, 5 मिनट रह गए, बस 5 मिनट बाद फ्री कर देंगे आप इंशाल्लाह। माशाल्लाह किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, सो फॉर एन अमाउंट ऑफ रिमेनिंग रुपीज इट देर इज अ पॉसिबिलिटी डेट एन आउटफ्लो मे बी रिक्वायर्ड, विल बी रिक्वायर्ड या मे बी रिक्वायर्ड, देयर फॉर अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वुड बी डिस्क्लोज फॉर 30। मेरे ख्याल से लिखा होगा कि अपने 30 के बारे में भी नहीं लिखा हुआ, लिखना चाहिए था वैसे, कभी लिख देता है कभी नहीं लिखता, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, मूड के ऊपर। जो बंदा पेपर का सोल्यूशन बना रहा है उसके मूड पर डिपेंड करता है क्या करना है। कौन सा आंसर है? TL शुड रिकॉर्ड द प्रोविजन जिसन बिल्डिंग का लफ्ज़ भी लिखना, लिख देंगे यार, इसमें क्या मसला है। बिकॉज एट रिपोर्टिंग द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट सीवियर डैमेजेस टू द ऑनर बिल्डिंग ड्यूरिंग अ फायर इंसिडेंट, TL's हेड ऑफिसर द फाइलिंग ऑफ केस बाय द ऑनर जनरल इज कंसीडर्ड एन एडजस्टिंग इवेंट। ये लाइन IS 10 की है कि ये अभी इसको छोड़ें। TL's lawyer estimated probability of being negligent is 70%, which is considered probable. Therefore, a provision should be made for an estimated payout of ₹20 million. However, regarding remaining ₹30 million, there is a possibility that an outflow may be required. So, in that case, a contingent liability will be disclosed, giving the brief nature of event and estimate of financial effect. Hybrid वालों बॉयज क्या कर रहे हो तीसरी रो में बैठ के? माय डियर ऐसा तो ना करो हमारे साथ, क्या आके हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हो? ओके अच्छा जी, इसकी किताब खुलवाओ यार। ये फेयर 2 वाला है ना, वो जो आखिर में वाइट शर्ट वाला भाई आया है वो किस क्लास का है? बस और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है यार बस कर दो, ये 5 मिनट उधार रहे, जिंदगी में कभी इनको पूरा करेंगे।